हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो काफ़ी अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत अच्छे से हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीएमए, ठीक है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस दिसंबर 23 एग्जाम्स, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैं सारी बातों पे, टॉपिक्स पे बात करूँगा। कोशिश करूँगा सारे सवाल आपके, उसका आंसर आपको मिल जाए इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि भाई पूरा वीडियो देखो, क्योंकि कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करूंगा इस बार, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे लीनियंसी ले रहे हैं, कन्वीनियंस ले रहे हैं, बिना वीडियो देखे कमेंट्स में ही अपना काम निकाल रहे हैं। तो आई कैन नॉट एनकरेज दिस स्टफ, ठीक है। हमारे टाइम की वैल्यू भी हमको करनी पड़ेगी इवेंचुअली, क्योंकि सारे लोग तो टाइम वैल्यू करेंगे नहीं हमारे, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट्स मैंने ऑफ रखे हैं, ठीक है। आप नहीं पूछ पाओगे कुछ भी, और कोशिश करूंगा कि सारी बातें मैं अच्छे से डिटेल में आपसे डिस्कस करूं, और सारा गाइडेंस आपको इस वीडियो में अच्छे से मिलेगा, प्रोवाइडेड आप ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखोगे। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, पर देख लो। और वीडियो नहीं देखोगे तो हेल्प नहीं मिलेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। यूट्यूब इज अ वीडियो प्लेटफॉर्म एंड नॉट अ कमेंट प्लेटफॉर्म। तो अगर आप यूट्यूब पे आके वीडियो ही नहीं देखना चाहते हो, वी कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मैं निगेटिव रहना पसंद करूंगा, ठीक है, ताकि आलस को मैं ज़्यादा इंस्पायर न करूं, ठीक है। आलस को आपको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखो, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, और यही आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। चलो, वीडियो लाइक कर देना अगर इंटरेस्टेड हो पूरा वीडियो देखने में और बेनिफिट लेने में, ठीक है। चलो, लेट्स डिसाइड कैसे आपको क्या बातों पे ध्यान देना है, क्या आप गलतियां करते हो, क्या आपको नहीं करना है, या क्या आपको अलग करना है इस अटेम्प्ट में। कोशिश करूंगा मैं सारी बातों पे टच करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला होता है जो आप नजरअंदाज कर देते हो, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। काफी बच्चे हवा में बातें करते हैं। हवा में बातें करते हैं मतलब, सर हमने पूरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा हुआ है, 2 बार पढ़ा हुआ है। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? मैं तो 100 बार पढ़ लूं, अरे मुझे उसमें से समझा कितना हुआ है, दैट इज मोर रेलिवेंट। इसीलिए हम जैसे लोगों का कुछ अस्तित्व है कि समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ पढ़ने से हो जाता तो फिर हम यहां पे कर क्या रहे हैं सारे टीचर्स? हम तो कोई और प्रोफेशन में होते ना। टीचिंग प्रोफेशन में क्यों है हम? कि हमको पता है कि सारे लोग खुद पढ़ के नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास वरदान होता है, कुछ लोगों के पास वरदान होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, या कुछ लोग लकी भी होते हैं, वो कर लेते हैं खुद से। पर हर बच्चा नहीं कर सकता। इस फैक्ट को लोग मान ही नहीं रहे, और उनको अल्टीमेटली मानना पड़ता है जब उनके अटेम्प्ट लग जाते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि कोई चीज को आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन को सुन के मानना है, या खुद अपना पूरा करियर जला के कोई चीज समझनी है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी पढ़ा है, जितने बार भी पढ़ा है, उसमें से आपको समझा कितना है, पहले आप ये देखो। कौन सी चीजों को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, कौन सी चीजों पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है आपको आते हैं पर उस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आपको वो जमते नहीं है। मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। अगर आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, वो भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का इंडिकेटर है। भाई 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, 2 में कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन आपको 3 कंफ्यूजन हो रहा है, चारों सही आंसर लग रहे हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में डामाडोल है। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लोगों को क्या लगता है, बता रहा हूं मैं, जो सेल्फ स्टडी बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस कवर करके जाऊं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करके जाऊं, उससे कुछ नहीं होता। रिवीजन लेवल पे भी मैं देखता हूं लोग थ्योरी को रिवाइज न करते हुए एमसीक्यू को सिर्फ देख के जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ही गलत अप्रोच है, कोई उनको बताने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं टफ चीजें बताऊंगा, बिकॉज इवेंचुअली ये चीजें आपको समझ में आनी है। काय को आप 1 2 3 अटेम्प्ट अपने बर्बाद कर रहे हो यही चीज समझने के लिए? तो 100 में से अगर 1 2 बच्चे भी समझ जाते हैं, आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट, ठीक है। मैं एफर्ट लेने के लिए रेडी हूं। 100 में से 5 बच्चे भी बात समझ जाते हैं और सही डायरेक्शन पे आ जाते हैं, इट्स वेल एंड गुड फॉर मी, ठीक है। सारे बच्चे नहीं समझेंगे, वो भी मुझे पता है, ठीक है।
तो प्लीज फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कितनी बार पढ़ रहे हो वो मत ध्यान दो, आपको उसमें से कितना समझ रहा है। अगर उस टॉपिक पे घुमा के क्वेश्चन पूछा तो क्या आप आंसर कर पाओगे? पास पेपर्स में अगर आपने पास पेपर सॉल्व किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे घुमाते हैं। सीएमए में भी घुमाते हैं, इवन एफएम का भी वीडियो आएगा उसमें भी मैं बताऊंगा। एफएम की थ्योरी, एसएम की थ्योरी बहुत घुमा के पूछते हैं, तो वहां आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट हो रही है। तो अगर आप वो घूमे हुए क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पा रहे हो, यू हैव टू एडमिट कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ठीक है, इवन हम भी 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, पर हमारे भी अभी भी कंसेप्ट और क्लियर होते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारी भी क्लैरिटी नहीं होती है, हम खुद पढ़ाते पढ़ाते हमारे कंसेप्ट और क्लिस्टर क्लियर हो जाते हैं। कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी आती है, कुछ और टीचर से बात होती है तो और क्लैरिटी मिलती है, बच्चों के डाउट सॉल्विंग में जो करता हूं उससे मुझे और क्लैरिटी मिलती है। तो हम भी इस उम्र में लर्निंग फेज में ही हैं, तो प्लीज थोड़ा एक्सेप्टेबल रहो चीजों को एडमिट करने के लिए। अगर आप में कोई फ्लॉ है, प्लीज एडमिट इट एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कोई एडमिट नहीं करता, नहीं सर मेरे को सब आता है। अरे भाई तेरे को सब आता है तो तेरे मार्क्स 40 से कम क्यों है? बता, माइक दूं, बता। अगर तेरे को सब आता है, तुमने 10 बार सिलेबस पढ़ लिया है, तो 40 मार्क्स से भी कम क्यों आ रहे हैं भाई? आप समझो बात को। रिजल्ट कुछ तो चीजें बताएगा ना, हर चीज में आपकी गलती नहीं, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते। और ये एमसीक्यू पेपर है, यहां तो आप चेकिंग का भी बहाना नहीं मार सकते कि चेकिंग गलत हुई है, आईसीएस है, आईसीएस है। आईसीएस को भी आप ब्लेम नहीं दे सकते, इट्स एमसीक्यू पेपर। सोच के देखो, अगर 40 से कम आपके आ रहे हैं एंड स्टिल यू हैव आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो आप गलत डायरेक्शन में। अगर आप सब सही हो तो आपको 40 से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि पेपर इजी आ रहे हैं, पेपर इजी आ रहे हैं ना। बीच में एक पेपर टफ आया था, मैंने खुद आके बोला था कि यार ये पेपर ही टफ था, कोई चांस नहीं। अगर आप फेल हुए हो डिस्करेज मत हो, ये इंस्टीट्यूट की गलती है, मैंने साफ आके बोला था। जब इंस्टीट्यूट की गलती होती है मैं कहता हूं, मैं नहीं डरता उनसे। ठीक है, बट जब इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है तो वो नहीं है, समझ रहे हो? तो पेपर्स की जो लेवल है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको लगता है आपका कवरेज अच्छा है, अगर आपको लगता है आपने सब सही किया है, आपके मिनिमम 60 मार्क्स आने चाहिए। और आते हैं बच्चों के, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है, जिन्होंने ढंग से कवर किया है, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सबको 55, 60, 65, 70, काफी बच्चों को ज्यादा मार्क्स है। आ रहा है कुछ समझ में? तो अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, शुरुआत यहीं से करो, एडमिट करो कि यार मुझसे कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो है जिसको फिक्स करना है, तभी आप राइट डायरेक्शन में काम कर पाओगे। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने सब सही किया है, आप और वही वही करते रहोगे, तो आपको वही वही रिजल्ट मिलते रहेगा। वही 35 मार्क्स, वही 38 मार्क्स, वही 32 मार्क्स, वही वही रिजल्ट देते रहना हर 6 महीने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चेंज नहीं होंगे तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करो, जितना भी पढ़ रहे हो अच्छे से आपको समझा है कि नहीं, उस टॉपिक पे पूरे पास पेपर के एमसीक्यूज देख लो, आप सारे टाइप के एमसीक्यूज में कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो अगर कॉन्फिडेंटली आप वो आंसर पिक कर रहे हो, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आए ख्याल में? एक या बस दो में कंफ्यूज हो रहा है तो ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड नहीं होता एक्चुअली, वो बहुत क्लोज आंसर्स दिए रहते हैं, तो वो बच्चों की गलती नहीं होती है उसमें। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं किए जाते हैं, बहुत ही क्लोज आंसर्स दे दिए जाते हैं, या अलग अलग सिचुएशन में दोनों आंसर सही भी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप देखते हो पास पेपर्स में अगर आप देखोगे काफी क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स भी दिए होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपकी गलती नहीं होती है। क्लियर है? और फिर है दूसरा कवरेज। अगर आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहे हो, या मॉड्यूल आपने खोला ही नहीं है, ठीक है, मेरे मतलब लेक्चर बायस के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेक्चर बायस मेरे हैं तो मैं तो मॉड्यूल पूरा कवर करवा देता हूं, आप मैपिंग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो, मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी वालों से बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मैक्सिमम गलतियां उन्हीं से होती हैं। जो लेक्चर बायर्स हैं, टीचर्स ऑलरेडी होते हैं गाइड करने के लिए, एक थोड़ा सा एक सपोर्ट होता है उनको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़े ब्लंडर्स नहीं करते हैं, उनसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। बट सेल्फ स्टडी वालों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनको काफ़ी रियलिटीज़ नहीं पता चलती है, बहुत लेट पता चलती है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो
कवरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि आपको करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और सही समय अभी है। एक पॉइंट में नीचे भी इसको और डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये दो पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ना स्टक हो जाते हैं एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में, एक टाइप के क्वेश्चन में, जहां मतलब आपको चीजें छोड़नी है वहां लोग पकड़ के बैठते हैं, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और जहां आपको पकड़ना है, सर मैं चैप्टर छोड़ दूं क्या, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। क्लैरिटी बहुत मिसिंग है, कब चीजों को छोड़ देना है, कब पकड़ के रखना है, थोड़ा आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आए ख्याल में? तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, 6 अटेम्प्ट हो गए, एक अटेम्प्ट में बस एक बार आया था, अरे छोड़ दो उसको, वेटेज नहीं है उसका। अगर आपको नहीं जम रहा है और हर अटेम्प्ट में आ भी नहीं रहा है, तो आप ऐसी चीजों को छोड़ सकते हो, उसमें रिस्क कम होता है कि हर अटेम्प्ट में नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको फेल नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल क्वेश्चन कहीं कभार आ जाते हैं, तो उसको पकड़ के मत बैठो। अगर आपको जम नहीं रहे, कवर करो, जम रहे तो कवर करो, अच्छे से उसको समझो और क्लियर करो। पर अगर आपसे नहीं हो रहे, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत करने दो, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। फिर है कि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज थोड़े प्रैक्टिस करो, पास पेपर्स को आप यूज कर सकते हो, पास पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो कहां कहां आप अटक रहे हो। आपको बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अपने आप का, अपना बिहेवियर, आपका वे ऑफ सॉल्विंग आंसर्स, वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशंस, बहुत आपका रिएक्शन क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 घंटे में और प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो, थेरी प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इवन मैं लेक्चर बायस को भी कह रहा हूं, सिर्फ लेक्चर्स देख के या रिवीजन मैराथन देख के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस सिचुएशन में आप क्या कैसे उसको इंटरप्रीट करते हो, कैसे कंसेप्ट को उसको अप्लाई करते हो और कैसे एक आंसर ढूंढते हो, ये प्रोसेस खुद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर उतना आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करोगे, आप ब्लैंक नहीं होंगे, तो प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर है कि पंचवर्ड्स की मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो। काफी लोगों को ये इतना भी नहीं पता कि वो 500 पेज को 10 बार रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप एक रेगुलर बुक से पढ़ रहे हो, 500 पेज का है, 600 पेज का है, 700 पेज का है, उसको आप 10 बार कैसे पढ़ोगे? एक ही सब्जेक्ट है क्या? नहीं ना, 4-4 सब्जेक्ट हैं, 8-8 सब्जेक्ट हैं, या 7 सब्जेक्ट हैं, वट एवर, जितने भी आपके बच्चे होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट को आप 5-5, 6-6, 8-8 बार पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे? है आपके पास इतना टाइम? नहीं है ना, निकाल के देख लो टाइम कितना लगता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि यार मैं पूरा सिलेबस 10 बार रिवाइज नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई चीज मेमोराइज करने के लिए 10 बार पढ़नी पड़ेगी, तो मैं पूरा सिलेबस 10 बार पढ़ के पूरा सिलेबस मेमोराइज नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करो इसको और इसका रास्ता निकालो। तो रास्ता ये मैंने वही निकाला है कि चलो पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, पंचवर्ड्स कर लो, जो भी क्रीम पॉइंट्स हैं, क्रीम पंचवर्ड्स हैं, जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं या काफी बार आते हैं, उसको आप क्रिस्टल क्लियर कर लो, उसको मेमोराइज कर लो, और उस पे अगर क्वेश्चन आता है तो भाई आपका मतलब उतना बेस हो गया पासिंग का। तो पंचवर्ड्स पे फोकस करो, 10 बार पढ़ो उसको याद करने के लिए। जो काफी बच्चे बोलते हैं ना याद नहीं हो रहा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा भैया, 10 से 12 बार, और आप तभी पढ़ पाओगे जब वो शॉर्ट होगा, 50 पन्ने, 100 पन्ने, तो आप उसको उस लेवल पे नंबर ऑफ टाइम्स उतने बार आप पढ़ पाओगे, और अपने आप धीरे 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 वो याद हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, इसका कोई अलार्म नहीं होता, सपने नहीं आते हाँ आपको याद हो गया है, वो अपने आप याद हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाते हैं, पेपर में जब आप पढ़ते हो देखते हो आपको याद हो जाता है। तो इसका कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि हाँ मेरे को मेमोराइज हो गया है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स लेने, 5 बार, 6 बार, 7 बार, पंचवर्ड्स को जितने ज्यादा बार आप पढ़ पाओ उतना आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। फिर है कोई भी एंटायर चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब ये बहुत मिसमैच होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी लेने हैं, फिर वो दूसरे ही दिन पूछते हैं सर ये चैप्टर टफ लग रहा है मैं छोड़ दूं क्या? अरे भाई तू पूरे पूरे चैप्टर छोड़ देगा तो फिर वो टारगेट या वो जो इतने सारे मार्क्स लेने वो कैसे मिलेंगे? मतलब सपने 70-80 मार्क्स के हैं, तैयारी 20-25-30 मार्क्स की है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो स्कोर जो टारगेट कर रहे हो, एफर्ट्स भी उतने होने चाहिए। मतलब लोगों को 70-70-80 मार्क्स लेने,
और वो फिर दूसरे दिन पूछ रहे हैं सर ये शेयर कैपिटल चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं स्किप कर दूं क्या, या डिबेंचर मेरे को समझ में आया मैं स्किप कर दूं क्या। अरे भाई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे स्किप करोगे भाई, एक आध मार्क का वेटेज है, 2 मार्क का वेटेज है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का चैप्टर है, या वो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स का वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है 1-2 मार्क का है, स्किप कर सकते हो। अरे पर बड़े बड़े चैप्टर लोग स्किप करने के लिए बात करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्किप करूं क्या, अरे भाई 6-6 8-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उस पर, ऐसे कैसे छोड़ दोगे। कंसोलिडेशन छोड़ दूं क्या, पूरा नहीं छोड़ सकते, पूरा पूरा चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ सकते अगर आपका टारगेट बहुत हाई है तो, ठीक है। फिर है रिविजन्स के लिए प्लान करो, ठीक है। रिविजन एक आर्ट है, रिविजन एक आर्ट है, ठीक है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। काफी बच्चे रिविजन में बहुत गलतियां कर रहे हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मटेरियल फाइनल करना है कि आप कौन से मटेरियल से रिवाइज करोगे। चूजिंग द राइट मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप मॉड्यूल लेके बैठ गए हो पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी कर लो, बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए कॉन्फिडेंस लाना, उसको उस टाइम में कवर अप करना, क्योंकि टाइम मिलता ही कितना है यार। मतलब मुझे सवाल पूछना है उन लोगों से जो मॉड्यूल से रिवाइज करना चाहते हैं, अरे भाई आपके पास टाइम कितना है मुझे बताओ तो सही, लिखो ना कितना टाइम है। अगर आप सिंगल मॉड्यूल के बच्चे हो, 1.5 दिन मिलता है हार्डली पेपर में, एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूं, 1.5 दिन मिलता है, हार्डली 15 घंटे आप पढ़ पाओगे, 18 घंटे पढ़ पाओगे। अरे उससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ हवा में बातें होती हैं बस, करता कोई नहीं है। 12, 15, 18 बस इस रेंज में ही सारे लोग पढ़ पाते हैं अच्छे से। इतने में अगर आप मॉड्यूल लेके बैठ जाओगे कोई चांस नहीं। 12-15 घंटे में कोई अगर मुझसे कहेगा कि मैं पूरा मॉड्यूल पलटा के बढ़िया रिवाइज कर लूंगा और मुझे कॉन्फिडेंट फील होगा, मैं नहीं मान सकता, ठीक है। इतने एक्सपीरियंस के बातों में बिल्कुल भी नहीं मान सकता। नया नवाड़ा होता, खिलाड़ी होता, अभी अभी नया नया टीचिंग में आया होता तो शायद मान भी जाता, बट 10 साल पढ़ाने के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, ठीक है। या तो फिर आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो, सब लोग नहीं कर पाएंगे। इन जनरल यूट्यूब पे आके मैं ऐसा गाइड नहीं कर सकता कि सब कर लोगे, क्योंकि एक बंदा कर पा रहा है, 1-2 बंदे कर पा रहे हैं, इससे ये नहीं होता कि सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। इन जनरल वो पॉसिबल नहीं है। 1000 बच्चों में से कोई 1-2 बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है, उससे आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हो चीजों को। फिर आपको कवरेज पे भी ध्यान देना है, हर चैप्टर रिवीजन नोट्स में कवर होना चाहिए, हर टॉपिक या सारे पंचवर्ड्स उसमें कवर होने चाहिए, ठीक है। मतलब लेंथ थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं क्योंकि कवर नहीं कर पाओगे, बहुत कम भी नहीं कि समय है पर कंटेंट जल्दी खत्म हो गया, अभी भी टाइम है और मैं खाली बैठा हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो आपको बैलेंस करना है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको ऐसे बैलेंस करना होता है। मेरे रिवीजन आर्ट्स नोट्स आप देखोगे 200 ऑड पेजेस के मेरे रिवीजन नोट्स हैं, जो मुझे लगता है डिसेंट है। 200-250 पेजेस डिसेंट होता है, ना बहुत कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको सिलेक्ट करने चाहिए, या कौन से एमसीक्यूज आप देख के जाओगे लास्ट में, क्योंकि आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है और सिर्फ एमसीक्यू देख के नहीं जाओगे, ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है कि बस थ्योरी पढ़ के चले गए, अरे भाई प्रैक्टिकल भी आते हैं, तो आपको थोड़ा फॉर्मुलेज प्रैक्टिकल्स हर टाइप के कुछ क्वेश्चन देख के जरूर जाना चाहिए। तो आप खुद सिलेक्ट करो, मैंने ऑलरेडी टाइप वाइज शीट दी हुई है, बट अगर आप खुद सिलेक्ट करना चाहते हो वेल एंड गुड, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हर टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो आप देख के जाओगे, वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वो फुल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके ऊपर है। और फिर है कितने नंबर ऑफ रिविजन आप करोगे, ये भी प्लान करो, क्योंकि उतना समय आपको लगेगा, उतने समय पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारी चीजें उस समय पे कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाके उतने नंबर ऑफ रिविजन आप कर पाओगे। और नंबर ऑफ रिविजन जब आप करोगे, आप एक रिविजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। काफी सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि लोग 7-7 दिन 8-8 दिन 9-9 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पढ़ सकते हो, पहली रिवीजन है, ठीक है, अरे पर ग्रेजुअली आपको 2 दिन पे आना ही है, क्योंकि जो बंदा 7-8 दिन में अभी रिवाइज कर रहा है, ऑल ऑफ सडन जब उसको सिर्फ 1.5 दिन मिलेगा वो पैनिक कर जाएगा ना, क्योंकि उसने प्लान ही नहीं किया कि भाई मैं 1.5 दिन में क्या पढ़ के जाऊं। तो जब आप 1.5 दिन की प्लानिंग कर लेते हो, 1.5 दिन में पढ़ने का एग्जीक्यूशन कर लेते हो, 2-3 रिविजन्स 1.5 दिन के हिसाब से कर लेते हो, तो आपको पैनिक नहीं होगा। पॉइंट इज पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर पाते हो और वहां बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है पेपर में, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए आपको प्लान करना होगा। फिर है कि एक फुल सिलेबस टेस्ट देना ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी गलतियां आपको पता चलेगी।
क्योंकि आता सब है पर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। गलतियां होती हैं, इंसान है भाई, गलतियां होती है, पैनिक कर जाते हैं, गलत क्वेश्चंस पहले पकड़ लेते हैं, फिर वहां पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, पेपर छूट जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप टेस्ट 2 या 3 या जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे तो आप प्रिपेयर होते जाओगे, कब कौन सी क्वेश्चंस पे कितना समय बिताना है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना है, ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। भले मैं आपको 100 बार बता चुका हूं पर आप मेरी बात नहीं मानोगे। जब तक आप वो फेस नहीं करते हो, जब आपके पेपर खराब हो जाएंगे, 20-20, 25-25, 40-40 मार्क का पेपर छूट जाएगा ना, तब आप सीखोगे। कुछ चीज़ें हार्ड वे में ही सीखते हैं लोग, बातों से नहीं मानते। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कॉन्फिडेंस गेन करना है और प्रॉब्लम एरियाज अगर आपको पता करने हैं तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है, अभी कवरेज बढ़ाने का पूरा टाइम है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, अभी नए टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। नए टॉपिक कब लेके बैठेंगे? नवंबर में, दिसंबर में, दिसंबर के पहले हफ्ते में लोग डाउट पूछते हैं। अरे भाई वो टाइम नए टॉपिक पढ़ने का है ही नहीं, अभी है ना, अभी करो ना। अभी क्या जागरण कर रहे हो क्या? अभी सितंबर मंथ है, अक्टूबर मंथ है, पढ़ो ना जो नया पढ़ना है, अभी सही टाइम है। अभी सब लोग आपको हेल्प भी करेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन जब मल्टीपल रिविजन्स का टाइम आएगा, जब आप नई चीजें, जब आपको उनसे दूर रहना चाहिए और तब आप नए टॉपिक पढ़ोगे, उनके डाउट पूछोगे, तो मैं पर्सनली आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। तो सही टाइम है सितंबर एंड अक्टूबर। अभी आपको जितने नए टॉपिक पढ़ने पढ़ो, मॉड्यूल को कवर करो, कवरेज बढ़ाओ, वहाँ टाइम दो, रिसर्च करो। सेल्फ स्टडी वाले हो तो यूट्यूब को पूरा खंगाल लो, उस टॉपिक पे जो वीडियोस मिले उससे कंसेप्ट बिल्डिंग कर लो। मेरे बायर्स हैं तो आप डाउट सॉल्विंग में पूछ लो, जो भी करना है करो। लेकिन अगर आपको कवरेज बढ़ाना है, सितंबर अक्टूबर में ही पूरा आपको करना है। नवंबर दिसंबर में नए टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है क्या? नवंबर दिसंबर आपको सिर्फ रिवीजन, टेस्ट सीरीज इसके लिए रखना है, मल्टीपल रिवीजन के लिए आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 30-40 डेज में बिल्कुल भी नए नए चैप्टर, नए नए टॉपिक, नए नए टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, फिर है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है अपने बारे में कि भाई मैं कहाँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ी अवेयरनेस डेवलप करो। आपके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उसको आप आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो, क्योंकि मार्क्स नहीं बढ़ेंगे अगर आप गलती वही करोगे और अपने वीक एरियाज को कवर नहीं करोगे। जैसे अगर सपोज प्रॉब्लम मेमोराइज करने का है और आप कंसेप्ट बिल्डिंग के पीछे भाग रहे हो। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अकाउंट्स में आपको पता है सीएमए में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो मेमोराइज करने हैं, जैसे एएस के नंबर, इंड एएस के नंबर, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं। तो ये इनका कंसेप्ट से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? वो तो लिमिट्स है ना, आपको 100 बार पढ़ना है, याद करना है, खत्म। उसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपके लिमिट्स आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आपको उसको 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ना चाहिए। मेमोराइज करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम है उसको उस टाइप से सॉल्व करना है। अगर कंसेप्ट की प्रॉब्लम है तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम है तो मेमोराइजेशन की ये करना है। स्पीड आपकी स्लो है तो स्पीड पे काम करना है। कैल्सी में आपको डर लगता है, स्पीड कम है तो कैल्सी पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम कुछ भी हो, मैं इसको फिर से पढ़ लेता हूं, मैं फिर पढ़ लेता हूं। अरे फिर पढ़ने से क्या होगा? मार्क्स ऐसे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको प्रॉब्लम एरियाज पता होना जरूरी है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। जैसी गलती है उसके हिसाब से वैसे टाइप के एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, तो ही वो मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर एक गेस वर्क बहुत लोग करते हैं, जो मैं काफी बार कह चुका हूं। लालच भरा पड़ा है लोगों में, लालच भरा पड़ा है। मैं बता रहा हूं, इतने समझदार बच्चे हैं, कुछ कुछ डॉट 70 सॉल्व करके आते हैं और 65 या समथिंग अराउंड उसके मिल जाते हैं उनको। मतलब ये लोग मुझे मतलब अच्छे लगते हैं। टू द पॉइंट, जितना आता है उतना ही सॉल्व करते आते हैं, लालच के पीछे नहीं पड़ते हैं और स्टिल एग्जाम्शन ले लेते हैं। ये सबसे बेस्ट बच्चे होते हैं। ये जो लालच है ना, सब टिक करके आ जाते हैं आधे, तो ये सब, ये जो चीजों में जो इंटरेस्ट लेते हैं ना बच्चे, उनको अटेम्प्ट मिलते ही हैं, क्योंकि अप्रोच ही गलत है। लालच है ही बुरी बला, नेगेटिव मार्किंग है। जो भी बच्चे 40 के नीचे जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नेगेटिव मार्किंग ही है।
आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी टिक करके आ गए जिसको जो आपको आता ही नहीं है, और ये आप एडमिट भी नहीं करोगे। मुझे कोई आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि आप मान जाओगे हाँ सर मेरे से गलती हो गई, नहीं मानते लोग, और मैं मनवाता भी नहीं हूं। मानोगे आप ही का फायदा होगा, नहीं मानोगे आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप मानो ना मानो, मेरी जिंदगी वैसे ही चलने वाली है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। समझ रहे हो? आप मान लोगे तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, नहीं मानोगे वही गलतियां करते रहोगे। तो ये आपके ऊपर है, आपकी समझदारी, आपकी मेच्योरिटी के ऊपर है। क्लियर है? तो नेगेटिव मार्किंग से बच के रहो। मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूं नेगेटिव में बहुत ज्यादा गए, तो आप ऐसी चीजों को हाथ ना लगाएं, ऐसे क्वेश्चंस टिक ना करें जो आपको नहीं आते। कंफ्यूजन है हल्का सा, दो में कंफ्यूजन है तो आप टिक कर सकते हो, पर अगर आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, वो आपने टॉपिक छोड़ दिया था, या वो टॉपिक अभी आपको रिकॉल नहीं हो रहा, चारों आंसर आपको सही लग रहे हैं, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, तो यू डिजर्व नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यू डिजर्व नेगेटिव मार्किंग। तो आप समझो बात को, अगर आप टिक करके आ रहे हो तो आपको उसका रिस्क पता होना चाहिए। लोगों को रिस्क नहीं पता, जो डिसीजंस आप ले रहे हो उसका रिस्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आए ख्याल में? तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरा बोलना है बहुत ज्यादा टू मच मत करो। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ठीक है, एक रेंज रखो उसकी कि कितने गैस वर्किंग करने हैं, क्योंकि उतना नेगेटिव नीचे जाओगे। आए ख्याल में? और कितने क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आपने सॉल्व किए ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें बहुत जजमेंटल एरर हो जाता है। आपको लगता है आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, फिर आप 30 क्वेश्चन कुल आपको लगता है 30 के 30 भी गलत गए तो क्या फर्क पड़ता है? 30 भी गलत गए तो 1/4 नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, मतलब 7.5 मार्क माइनस हो जाएंगे। 70 मेरे सही हैं, 70 में से 7.5 गए तो भी मेरा एग्जाम्पशन पक्का है। ऐसा लोग वर्किंग करते हैं, जबकि होता क्या है, जो 70 वो सही समझ रहे हैं वो 70 पूरे सही नहीं रहते, उसमें से हार्डली 40 45 50 क्वेश्चन सही रहते हैं। 50 क्वेश्चन सही रहते हैं और 50 पूरे गलत हो जाते हैं, और 50 का जो पूरा नेगेटिव मार्किंग है वो 12.5 मार्क जाएंगे, और आप वही 40 के नीचे आ जाओगे, फेल हो जाओगे। ऐसा होता है। तो आपके एग्जैक्टली क्या क्या सही है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना आता है उतना ही सॉल्व करो, कि जो आपको सही लग रहे हैं उसमें से भी 10% क्वेश्चन गलत ही जाते हैं। तो अगर आप 70 सॉल्व करके आ रहे हो, 70 में से 7 क्वेश्चन गलत गए, स्टिल आपका एग्जाम्पशन आ जाएगा, अराउंड एग्जाम्पशन के आसपास आप रहोगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए कह रहा हूं जितना आता है उतना करो। आपका बस टारगेट क्लियर होना चाहिए माइंड में, मुझे मार्क्स कितने लेने। पूरा पेपर जबरदस्ती सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है, भले वो बहुत कॉम्पेलिंग होता है, बहुत आपको वो बेचा जाता है, एडवर्ट मतलब काफ़ी लोग बेचते हैं कि नहीं नहीं ये, फिर वो कैलकुलेटर पे मस्त दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैं भी बना सकता हूँ, बहुत आगे जा सकता हूँ ज़िंदगी में, पर जो इतने सारे बच्चे उसमें नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं, उनका बर्डन मैं नहीं झेल सकता। आए ख्याल में? तो मत करो, कॉम्पेलिंग है पर मत करो। फिर आपका टारगेट स्कोर क्या है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, कि जगह जगह पे आप जो डिसीजंस ले रहे हो, प्रैक्टिस के, कवरेज के, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, सीक्वेंस के, कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, रिवीजन का जो कवरेज होगा, टाइप वाइज जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे प्रैक्टिकल वाले, कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो वो आपके स्कोर के हिसाब से आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपका स्कोर 60-70 है तो फिर बहुत क्लियर हो जाता है कि आप चीज़ें स्किप नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेगी, तो आप लीनियंसी नहीं ले सकते अगर आपको एग्जाम्पशन लेना है तो, क्योंकि एग्जाम्पशन लेना इतना आसान भी नहीं है जितना कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, आपका टारगेट स्कोर क्लियर होना चाहिए। अपने आप से बात करो कि आपको कितना टारगेट स्कोर है। 50 से नीचे टारगेट स्कोर होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप एग्रीगेट कैसे पास करोगे, आपको खुद से सवाल करना है। एमसीक्यू में हमेशा थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न पेपर्स में थोड़ा टारगेट कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 55 to 60 तो मिनिमम स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप भी मत रखो। 95 मार्क्स लेने हैं, ज़बरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हो चीज़ों को, ज़बरदस्ती प्रेशर ले रहे हो, जबकि पास होने के लिए आपको 60-65 भी बहुत है। तो ज़बरदस्ती का भी आर्टिफिशियल रिस्क या आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट मत करो बाय एस्पायरिंग टू मच। 95 99 सर मेरे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, ऐसे लोगों से मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ। ठीक है, तो 60 70 75 इट्स अ वेरी डिसेंट स्कोर, काम बन जाता है, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर है कि कुछ चैप्टर्स अगर आपको लेंदी लग रहे हैं, जो कि लगते ही हैं, जैसे वैल्यूएशन काफ़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर आपका शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
फिर बजटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, डिसीजन मेकिंग टूल्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप उसको डिवाइड करो। जो भी उसके अंदर मेजर टॉपिक्स हैं आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दो और उसको एक अलग चैप्टर मानो। जब भी आप बहुत वास्ट चीज़ें देखते हो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा लूज होगा। अगर आप पूरे सीएमए सिलेबस को एक साथ सोचोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं फील होगा। मेरे को भी नहीं होगा, आपको तो छोड़ दो, मेरे को भी नहीं होगा। पूरा सीएमए सिलेबस एक साथ मैं सोचूंगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती हैं। तो वन एट अ टाइम का रूल लगाओ। एक टॉपिक के बारे में सिर्फ सोचो, आपको सब रिकॉल होगा। सिर्फ इशू, सिर्फ रिडम्पशन, सिर्फ बायबैक, सिर्फ बोनस। तो आप एक छोटे छोटे टॉपिक को सोचोगे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, आपको सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइप वाइज, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करो और एक टॉपिक के बारे में ही सोचो एट अ टाइम, तो आपको ईजी रहेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, फिर है कि आपको कैलकुलेटर पे थोड़ी ग्रिप लानी पड़ेगी। मतलब आपको 70 मार्क्स भी लाने, 60 मार्क्स लाने और आप कैलकुलेटर से भी डरते हो, थोड़ा मैच नहीं हो रहा। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट रखो। अगर आपको 60, 65, 70 लेना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप डर नहीं सकते, आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए कैलकुलेटर चलाते वक्त। कितने बार M+ दबाया ये आपको याद होना चाहिए। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेटर पे होना बहुत जरूरी है, आए ख्याल में? तो इसीलिए कह रहा हूं कैलकुलेटर पे आपकी थोड़ी ग्रिप जमाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही वो होगा, कोई वीडियो देखने से नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल डर 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 सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे ग्रिप लाओ। नंबर्स से आपको नहीं डरना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिख रहे हैं, पॉइंट में दिख रहा है और आप डर जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरा आंसर सही तो नहीं है, गलत तो नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो अच्छे से और आपको, ठीक है, माइंड डामाडोल नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको इन चीज़ों को टैकल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर है कि ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका था कि ICSI ने कोई भी सप्लीमेंट इशू नहीं किया है फॉर December 23 फॉर CMA पेपर। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है सिलेबस में, एज इट इज, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। पिछले अटेम्प्ट में भी सप्लीमेंट नहीं आया था, आई थिंक पूरे 6-7 अटेम्प्ट में एक आध बारी सप्लीमेंट आया था, उसके अलावा सप्लीमेंट ही नहीं आया। मतलब देर इज नो चेंज इन सिलेबस एट ऑल। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, सेम चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है। फिर सारे वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं सेम रेलेवेंट है, सेम यूजफुल है और सेम आप देख सकते हो। देखो यार, इतनी बार मैं चीज़ें ले चुका हूँ ना, अब थोड़ा सा टाइम मिल भी नहीं रहा क्योंकि अब न्यू सिलेबस आ गया है। और मैं ये आपको शायद पिछली बार ही एक गाइडेंस वीडियो में बता चुका था कि जैसे ही आप ओल्ड सिलेबस हो जाओगे थोड़ा सा मटेरियल कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम फोकस करेंगे ऑन न्यू सिलेबस। क्योंकि दोनों का हम नहीं डाल सकते, दोनों का कैसा डालेंगे? उनका भी पूरा ले रहे, आपका भी पूरा ले रहे। अरे भाई, मतलब दिन भर यही काम करना है क्या हमको? ऑलरेडी हमारा एक रूटीन है, ऑलरेडी कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग चल रही है, पर्सनल लाइफ है, तो वी हैव टू चूज। ये कॉम्पेलिंग सिचुएशन होती है, हाउ डू यू बैलेंस बोथ द थिंग्स। ठीक है, खासकर CMFM की बात करूं तो इतना मटेरियल भर भर के पंप अप किया हो मेरे यूट्यूब पे, मुझे नीड फील नहीं हो रही। मतलब वही वही रिपीट करके नाम के लिए मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो काफ़ी लोग, काफ़ी टीचर्स ज़बरदस्ती लेते हैं अस्तित्व बचाने के लिए। उनको डर लगता है मैं एक अटेम्प्ट में नहीं लूँगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। ये सब मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती। मेरा कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डला हुआ है और सेम रिपीट करके सेम एग्जाम्पल, सेम पूरे एक्सप्लेनेशन, सेम क्वेश्चन, ठीक है, मुझे वर्थ फील नहीं हो रहा उसका। मेरे टाइम का एक वर्थ है जो आपको कभी फील नहीं होगा और मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आप ये फील करो कि मेरे टाइम की क्या वर्थ है। कि आपको तो सर पूरी डिटेल रिवीजन ले लो। अरे एक डिटेल रिवीजन में एक सब्जेक्ट में 50 से 60 घंटे लगते हैं रिकॉर्डिंग के सिर्फ 50-60 घंटे लगते हैं। अपलोडिंग, प्रोसेसिंग, कुछ ये, कुछ पढ़ना, कुछ ये करना, मतलब एक सब्जेक्ट के पीछे 100 घंटे जाते हैं। 100 घंटे एक दिन, एक दिन में मैं कितनी रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा? 2 घंटे। 50 दिन तक मतलब मैं ब्लॉक दूं एक सब्जेक्ट के पीछे। मतलब आपको, मतलब जरा सा भी अंदाजा नहीं कि आप एक जो छोटी रिक्वेस्ट समझ रहे हो उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है, ये आप कभी रियलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि चीजें फ्री हैं। अगर यहीं आपको पैसे देने पड़ते ना, आप अपने आप वैल्यू कर लेते। क्लियर है क्या? तो पास्ट वीडियोस ऑलरेडी हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप के मैं आपको बता देता हूं। एक मेरी डिटेल्ड रिवीजन है, ठीक है, जो अभी भी डली हुई है, VG स्टडी हब पे मैंने ली थी।
अगर आपको याद होगा तो वो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी क्रिएटेड है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये सारा मटेरियल आपको दिख जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ आप देख सकते हो और सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो डिटेल रिविजन्स भी अवेलेबल है। अगर आपके पास 50-50 घंटे हैं वीडियो देखने के लिए एक सब्जेक्ट की, तो आप देख लो, है डिटेल रिवीजन डली हुई है, देख लो 50 घंटे की। फिर पास पेपर देखने हैं, डले हुए हैं। जून 23 का पेपर मैं डाल दूंगा। मिनी मैराथन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि आगे चल के हो सकता है मैं न ले पाऊं, तो मैंने मिनी मैराथन्स भी ले ली थी और काफ़ी लेट ली थी, यही सोच के कि आगे काम आएगी। चलो ये अटेम्प्ट के लिए मैं लेट हो गया हूं, पर चलो आगे जो 2 अटेम्प्ट बाकी है ओल्ड सिलेबस के लिए, उसके लिए एटलीस्ट अवेलेबल रहेगी। तो हार्डली 3 मंथ्स पहले ही मैंने मिनी मैराथन्स भी ली हुई है। 25 आवर्स की तकरीबन एक सब्जेक्ट की वीडियो है, ठीक है। तो आपके पास जितना टाइम है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप डिटेल रिवीजन देख लो, आपके पास एवरेज टाइम है तो आप मिनी मैराथन देख लो। अगर आपको 10-15 घंटे में पूरा फटाफट रिवाइज करना है तो पंचवर्ड मैराथन भी अवेलेबल है अभी भी, तो आप पंचवर्ड मैराथन देख सकते हो। तो ये सारे सब सोचो कितना कस्टमाइज्ड है। पास पेपर भी कवर्ड है, टाइप वाइज प्रैक्टिकल भी मैंने कवर किए हुए हैं, गाइडेंस में पूरा दे ही रहा हूँ, फिर डिटेल रिवीजन भी है, मिनी मैराथन्स भी है, पंचवर्ड मैराथन भी है। इतना मटेरियल जब ऑलरेडी हो और आप फिर मुझे कहोगे कि नहीं सर आप 40 घंटे का और एक और रिवीजन ले लो, तो इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, ठीक है। आप समझो बात को, टाइम लगेगा आपको समझने में और वो टाइम मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। आप सिर्फ मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको ये सारा मटेरियल प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। सब कुछ एक जगह पे है, CMA के लिए भी है, FMSM के लिए भी है। ये 2 सब्जेक्ट में मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी अच्छे से अलग अलग टाइप से ली हुई है। क्लियर है क्या? तो इसलिए CMA के लिए ऑनेस्टली कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिवीजन की प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मेरा अभी क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूँ। जून 23 का मैं पेपर डाल दूंगा, पूरा जो मैं डालता ही हूँ पूरा पढ़ाऊँगा। जून 23 का अमेंडमेंट्स कुछ है नहीं, टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, थेरी पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। गाइडेंस वीडियो में अभी ये डाल ही रहा हूँ, गाइडेंस, ठीक है। फिर मैं जो MCQ लेता हूँ टेलीग्राम पे, वो भी अभी कुछ ही समय में चालू होने वाले। MCQ ऑन टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, वो पूरे 2-2.5 महीने चलते रहेगा। फिर मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट डालूंगा जो मैं नवंबर या दिसंबर में डालता हूँ, ठीक है। मतलब ये टिपिकल जो मैं लेता हूँ उतना मिनिमम प्लान्ड है। बाकी वीडियो लेवल पे कोई रिविजन सीरीज अभी कुछ भी प्लान नहीं है ऑनेस्टली। इवन न्यू सिलेबस की भी प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं न्यू का ले रहा हूँ और आपका नहीं ले रहा हूँ, मेरा अभी कुछ भी प्लान नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं तब तक यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं हो पाऊंगा। तो प्रायोरिटी भी न्यू कोई पहले रहेगी, ठीक है। CAFM जो मैं नया सब्जेक्ट लेता हूँ और काफ़ी हद तक वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से मैच भी होता है, एग्जैक्टली सेम है, बस वहाँ रिटर्न पेपर है, आपका MCQ पेपर है। तो थेरी ऑलमोस्ट कॉमन है, जर्नल एंट्रीज कॉमन है, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पूरे कॉमन है। तो मैं सोचूंगा, देखूंगा क्या किया जा सकता है। कॉमन पार्ट वाला आप देख सकते हो ओल्ड सिलेबस के लिए भी, बट चीज़ें जो प्लान होंगी वो न्यू के हिसाब से ही की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस जो मुझे बतानी थी, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। रियलिस्टिक अजम्पशंस लो, गलत संगत में मत रहो, गलत दोस्त, गलत सजेशंस, गलत शॉर्टकट्स और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, ये सब वादों से दूर रहो, ठीक है। सारा मटेरियल अवेलेबल है, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, और आपका एंड गेम नोट्स, ठीक है। कुछ चेंज ही नहीं है, कोई सप्लीमेंट ही नहीं है, ये तो सब सेम मटेरियल है, मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप गूगल कर सकते हो अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आपको पूरा वेबसाइट मिल जाएगा, उसमें सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई है। जून 23 के भी सजेस्टेड आंसर मैंने दिए हुए हैं, ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सिर्फ उसके वीडियोस आना बाकी है। वो सितंबर एंड तक आई विल ट्राई कि मैं वो सितंबर एंड तक डाल दूँ, ठीक है। चलो तो ये सब है, आई होप सब डायमेंशंस मैंने कवर कर लिए हैं और आपने पूरा वीडियो आखिरी तक देखा होगा, आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, थैंक यू सो मच। और नए बच्चे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।